इसी के बाद अगर आप लॉ की फील्ड में जाना चाहते हैं, बैचलर इन लॉ में करना चाहते हो या आईपीआर में चलना जाना चाहते हैं, क्या होता है आईपीआर आफ्टर फार्मेसी के बाद, इसका क्या रोल होता है हमारी लाइफ में, तो आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, आज की जो मेरी वीडियो है वो स्पेशली होने वाली है स्टूडेंट के लिए, क्योंकि बहुत से जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एग्ज़ाम दे बैठे हैं। खासकर मैं एचपी की बात करूं तो यहाँ पर स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम हो चुके हैं। तो और उन स्टूडेंट्स की बात ज़्यादा करूँगी जो फार्मेसी या पैरामेडिकल फील्ड से रिलेट करते हैं। वैसे तो ये जो मैं आज का कोर्स बता रही हूँ ये सिर्फ फार्मेसी फील्ड के लिए, दूसरे फील्ड के भी अगर बच्चे हैं, आर्ट्स है, कॉमर्स है, किसी फील्ड के बच्चे उन सब के लिए है। लेकिन मेनली मैं फार्मेसी से रिलेट करवा रही हूँ इसको, क्योंकि आफ्टर बी फार्मेसी के बाद यानी कि बी फार्मा जब आप करते हो, 4 साल लगवा देते हो, उसके बाद आप क्या करेंगे। तो जैसे ही हिमाचल में बी फार्मेसी के एग्ज़ाम हो चुके हैं और बच्चे जो होते हैं अपने फार्मेसी का कोर्स पूरा कर चुके हैं, तो उसके बाद उनको लगता है अब डिग्री के बाद क्या करें। आज के इस वीडियो के 2 पार्ट्स होंगे। पार्ट्स 1 में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम लोग फार्मेसी के बाद आईपी आर जो या एलएलबी कर सकते हैं, और पार्ट 2 में मैं बताऊंगी ड्रग इंस्पेक्टर के बारे में कि किस तरह से पूरी तैयारी करें, कौन सी बुक्स पढ़े और कौन से आप कोर्सेज कर सकते हो आफ्टर बी फार्मेसी के बाद। आफ्टर बी फार्मेसी के बाद अगर आपका इंटरेस्ट पढ़ाई में है और अगर आप और ग्रेजुएशन लेवल में स्टडी करना चाहते हैं, या फिर आपको अपने कुछ फेवरेट सब्जेक्ट है या उन्हीं में आप आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो बहुत सारे ऐसे आपको फील्ड है जिसमें आप जा सकते हैं। इसके अगर आपका आगे स्टडी करने का टाइम नहीं है या फिर आप करना नहीं चाहते, आप 4 साल की पढ़ाई कर थक चुके हैं, तो आपके लिए मेडिकल स्टोर एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगर जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनके लिए आफ्टर बी फार्मेसी के बाद बहुत सी फील्डें हैं, जैसे एम फार्मा, एमबीए, एमएससी इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, मैनेजमेंट प्रोग्राम इन फार्मेसी, पीजी डिप्लोमा क्लिनिकल ट्रायल्स मैनेजमेंट, ड्रग स्टोर मैनेजमेंट की जो ये क्लासेस होती है, कोर्सेज जो लगाते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत ऐसे हैं जो मैंने मेन मेन बताए। इनमें से मास्टरी जो एम फार्मा और एमएससी इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ये बहुत कॉमन है, और ये एमबीए वगैरह मार्केटिंग फील्ड के लिए जो पर्सन जाना चाहता है उसके लिए तीनों फील्ड बहुत कॉमन, और इनमें भी जो एम फार्मा आता है वो मोस्ट कॉमन फील्ड मानी जाती है। एम फार्मा एक मोस्ट कॉमन फील्ड होती है जो मोस्टली स्टूडेंट इसको करते ही हैं। और आज की डेट में ऐसा है कि अगर आप ऐसी कोर्सेज करते हो जहाँ पर जो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है लेकिन डिमांड बहुत कम है, तो ऐसा कोर्स करके आपको कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है। आज की डेट में अगर आप ऐसे कोर्स करते हो जो कंपटीशन जिसमें कम हो, जिससे लोग बहुत कम करो और नॉलेज के बारे में कम हो, लेकिन उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो, तब तक आपने जो भी किया हो उसको हम चेंज नहीं कर सकते या उसके ऊपर हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते। कोई भी स्टडी बेस्ड नहीं होती, डिपेंड करता है कि हमने कितना गेन करा है किसी फील्ड से। कोई भी फील्ड आपकी कम या ज़्यादा नहीं होती, हर फील्ड का अपना एक स्कोप होता है, अपनी एक उसकी नॉलेज होती है और अपना एक क्राइटेरिया होता है। डिपेंड करता है कि जो स्टूडेंट या कोई पर्सन उस चीज़ को कर रहा है वो उससे नॉलेज कितना लेता है और उस नॉलेज को किस तरह से यूज़ करता है। तो इसलिए मैं किसी फील्ड को ब्लेम नहीं करूँगी, लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ आफ्टर बी फार्मेसी के बाद आपके जो मैंने अभी कोर्सेज आए इनके अलावा आप हट के कुछ करना चाहते हैं, तो अभी जो एक नया कोर्सेज आया है, बहुत से बच्चों को शायद पता होगा, लेकिन इसके बारे में बहुत कम लोगों को ही पता होता है और बहुत कम स्टूडेंट इसकी तरफ जाते हैं। वो है आपका आईपीआर। आपने एलएलबी के बारे में सुना ही होगा, एलएलबी यानी कि बैचलर इन लॉ। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट इस साइड जाते हैं और ये बहुत अच्छी फील्ड है और क्रिएटिव फील्ड है, जिसमें आपको बहुत सारा नॉलेज और बहुत ज़्यादा इसमें आपका इनकम भी बहुत अच्छी है। तो अक्सर कई बार क्या होता है कि प्लस टू के बाद ही लोग एलएलबी करते हैं, लेकिन बहुत से बच्चों को ग्रेजुएशन के बाद करने का शौक होता है। इससे जो होता है एलएलबी को कॉमर्स का स्टूडेंट भी कर सकता है, आर्ट्स का स्टूडेंट भी कर सकता है और साइंस का स्टूडेंट भी कर ही सकता है। तो आफ्टर बी फार्मेसी के बाद भी अगर आपका भी शौक है ऐसा एलएलबी की तरफ को है, आप लॉ के रिलेटेड कुछ आपका इंटरेस्ट है, आप इस फील्ड में अपना को आजमाना चाहते हो या आप इसकी स्टडी करना चाहते हो, तो उन बच्चों के लिए आईपीआर एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आपकी कभी इच्छा रही हो लॉयर बनने की, तो ये आपको आफ्टर फार्मेसी या फिर आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद ये आईपीआर कोर्स किया जाता है। आईपीआर की फुल फॉर्म होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है।
नॉर्मली क्या होता है, ये एक एलएलबी का ही पार्ट होता है। एलएलबी यानी कि आपकी बैचलर ऑफ लॉ। इसके अंडर बहुत सारे कोर्सेज आते हैं, या फिर ये 5 साल की होती है या 3 साल की होती है आफ्टर +2 के बाद। लेकिन अगर आपने कोई ग्रेजुएशन करी है, आपने कुछ भी ग्रेजुएशन करी हो किसी भी चीज़ से, तो ये एक पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स होता है, जो आपका 1 ईयर का होता है, जिसमें आप क्या करते हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में स्टडी करते हो, और इसको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स भी कहते हैं। जिस तरह से हमारी फील्ड में, मेडिकल की फील्ड में मेडिकल और पैरामेडिकल फील्ड होती है, जैसे डॉक्टर को मेडिकल फील्ड में काउंट किया जाता है, वैसे ही फार्मासिस्ट वगैरह को आप पैरामेडिकल फील्ड में काउंट करा जाता है। लेकिन दोनों का काम क्या होता है, मेडिसिन और पेशेंट से ही जुड़ा होता है। लेकिन फार्मेसी जो होती है बेसिकली आपकी किससे रिलेट करती है, आपकी प्रोडक्शन की, दवाइयाँ किस तरह से बनती हैं, और आपकी प्रिस्क्रिप्शन की एनालिसिस करने के लिए और डिस्पेंसिंग के लिए फार्मेसी का मेन काम यही होता है। जबकि डॉक्टर का काम क्या होता है, पेशेंट को डायग्नोस करना, उसके सिम्टम, उसको पेशेंट को चेक करना। तो सेम एलएलबी की भी एक ब्रांच ही है, जिसमें आप क्या होता है, नॉर्मली जो एलएलबी करते हैं उसमें जो दूसरे स्टूडेंट्स होते हैं वो सारे राइट्स के बारे में स्टडी करते हैं। लेकिन आईपीआर, जो अगर एलएलबी आप इन आईपीआर के थ्रू करते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के थ्रू करते हैं। ये आईपीआर क्या होता है, जिसकी मैंने फुल फॉर्म आपको बताई, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये स्पेशली उन बच्चों के लिए होता है जो बच्चे स्पेशली 1 ईयर का डिप्लोमा करना चाहते हो इस फील्ड में, और उनको प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के रिलेट कुछ सब्जेक्ट मिलते हैं स्टडी करने के लिए, जिसमें आपको प्रोटेक्शन के लिए आप फाइट करते हैं, जैसे पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क ईटीसी, ऐसे आपको सब्जेक्ट मिलते हैं। और इन फ्यूचर भी आप इसी से रिलेटेड वर्क करते हैं। जिस तरह से बाकी एलएलबी में आपको रूल एंड रेगुलेशन और राइट्स के स्टडी करवाई जाती है, सेम इसमें भी वही करवाया जाता है। कंज्यूमर एंड फैमिली राइट्स प्रोटेक्शन के लिए जो रूल्स और राइट्स लगते हैं, उसके बारे में आप स्टडी करते हैं। आईपीआर के अंडर 4 इसकी फर्दर ब्रांच ही कह सकते हैं, पार्ट हैं। इसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो पेटेंट है, दूसरा आपका ट्रेडमार्क आता है, तीसरा आपका कॉपीराइट आता है, और चौथा आपका ट्रेड सीक्रेट्स आता है। अगर मैं एक आम भाषा में इसको, सरल भाषा में बताने की कोशिश करूँ, तो जैसे हमें पता है कि जैसे हमारी फील्ड होती है, हमारी फील्ड में भी कई बार हमें लॉयर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताती हूँ, पहले मैं आपको बताती हूँ एज अ फार्मासिस्ट का एग्जांपल। मान लीजिए आप एक का फार्मासिस्ट हो, आपके पास एक लाइसेंस है और आपके एक शॉप चली हुई है। कुछ टाइम बाद मान लीजिए किसी आस पड़ोस या किसी ने आपके ऊपर केस कर दिया कि भाई इस पर्सन के पास जो सर्टिफिकेट है, जो इसका लाइसेंस है, वो नकली है। तो इस पे क्या होगा, आपको, अब उसने तो आपके ऊपर केस कर दिया, अब आपको खुद को प्रूफ करवाना होगा, तो आपके लिए एक लॉयर, आपकी को ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए आपको इसी टाइप का एक लॉयर ढूँढना पड़ेगा जो आपकी फ़ील्ड से रिलेट करता होगा, या फिर आपको एक ऐसा लॉयर जो आपकी मेडिकल फ़ील्ड के बारे में नॉलेज रखता हो। तो बेटर है कि आप एक आईपीआर, जिसने एलएलबी आईपीआर में करी हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में की हो, उसको ज़्यादा आपसे वो कोऑपरेट होगा और ज़्यादा आपको समझ पाएगा। तो इसलिए उस फील्ड में हमें क्या होती है, आईपीआर जो लॉयर होती है उसकी ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा मैं अगर इंडस्ट्री की बात करूँ, इंडस्ट्री में आपको पता है सिर्फ फार्मेसी फील्ड के नहीं बल्कि बाकी इंजीनियरिंग फील्ड के भी होते हैं, इसलिए ये जो फील्ड है वो पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चे भी इसको कर सकते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने कोई इंडस्ट्री खोल दी है, वहाँ पर आप कुछ काम चला, आपका कोई मेडिसिन से रिलेटेड चली है, या फिर आपने कुछ बना दिया है, तो आप उसके पेटेंट है, ठीक है। इन फ्यूचर आपकी वो कोई और आदमी उसी टाइप का कोई कुछ बना देता है, तो आप उस पर कॉपीराइट या फिर पेटेंट का राइट का उस पर केस कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको आईपीआर के ही जो ये लॉयर की ज़रूरत पड़ती है जो आपका केस लड़ सके। तो इस तरह से जो ये मेडिकल फील्ड या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद अगर आप इस कोर्स को चूज़ करते हैं, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है, और इन फ्यूचर आपकी इसकी स्कोप भी बहुत ज़्यादा है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी इसमें क्या है कि आप इस कोर्स को 12th के बाद भी कर सकते हैं। अगर आप 12th के बाद कर सकते हैं तो इसको में आपको 3 साल या 5 साल लगाने पड़ेंगे। इस कोर्स में आपको डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट तीनों चीज़ें मिल सकती है। जैसे अगर आपने इसको 12th के बाद किया तो आपको क्या मिलेगी, या तो आप 3 साल का कर सकते हैं, या जो 5 साल का कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आपको सर्टिफिकेट। लेकिन जब आप इसको ग्रेजुएशन के बाद करते हो तो ये 1 ईयर का है, सेमेस्टर वाइज इसमें स्टडी होती है। तो 1 ईयर जो आप लगाएंगे तो उसमें आपको एक डिप्लोमा टाइप में मिलेगा, जिसको पीजी डिप्लोमा के तौर पे माना जाता है। पोस्ट ग्रेजुएशन आपने जो करी होगी, आपकी ग्रेजुएशन में जो है 50 या 55% मार्क्स आने ज़रूरी हैं। उसके बाद आप इसमें एंट्रांस के लिए आप इसमें दे देंगे। उसके अगर आप एंट्रांस के थ्रू आपका गवर्नमेंट कॉलेज में आता है नंबर तो ठीक है, नहीं तो आप प्राइवेट कॉलेज में भी इस कोर्स को कर सकते हैं।
इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि अगर मैं लंबी बनाऊँगी तो ये बहुत लंबी चली जाएगी। जो नेक्स्ट मैं इस वीडियो का डालूँगी तो उसमें आपको मैं बताऊँगी कौन-सा आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं इस टेस्ट के लिए। उसके अलावा मैं आपको बताऊँगी कि कितना आपको इसके लिए पे करना पड़ता है, एनुअली कितना इसमें खर्चा लगता है। साथ ही साथ मैं बात करूँगी कि इंडिया के बेस्ट कॉलेजेस कौन हैं, जहाँ पे आप इस एंट्रेंस का एग्ज़ाम देकर क्लियरफाई करके एक अच्छी एजुकेशन ले सकते हैं आईपीआर में।